हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं अर्शाद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में आज हम सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर आपका कुल 150 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक के आपसे जीएस यानी सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पेपर 1 है। तो उसके लिए फुल प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ चल रही है। तीसरा हिस्सा तीसरा सेट हम कर रहे हैं। इसके पहले 2 किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट लगी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में आपसे 6 से 7 विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला करंट अफेयर्स, उसमें पर्यावरण, भूगोल, संविधान, इतिहास, यूपीजी के प्लस इंडियन इकोनॉमी। तो इन सभी विषयों के क्वेश्चंस को हमने इन सेट्स में शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और पहला सवाल देखिए आज का। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। उनमें हमने पीडीएफ्स अपलोड किए हैं इन सेट्स के, जितने अभी तक कराए हैं जूनियर शिक्षक भर्ती से लेकर के, और जितने भी हमने थ्योरी क्लासेस ली हैं उन सभी के। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी। जो चैनल पर लोगो लगा है वही लोगो आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिलेगा। 21,000 स्टूडेंट हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसका। कुछ नए सेट्स, कुछ नए वीडियोस के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आज रात में उसमें हम अपडेट कर देंगे आपको। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और पहला सवाल देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार कीजिए। बताइए इनमें से कौन से सही हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, पहला स्टेटमेंट है, देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, 2021 के लिए 22 बच्चों को नहीं बल्कि 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। ठीक है, 32। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है इस हिसाब से गलत। आपसे सिंपली 3 स्टेटमेंट ना देकर के डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 22 बच्चे, ऑप्शन बी 32 बच्चे, ऑप्शन सी 40 बच्चे, ऑप्शन डी 64 बच्चे। इस तरह से आपको फ्रेम कर सकता है। तो यहाँ तीनों जानकारियाँ हैं। अगला स्टेटमेंट देखेंगे। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता, उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये फील्ड हैं जहां जहां राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, उनके अदम्य साहस, बहादुरी, सेवा के लिए। और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। ये बात सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हुए, यानी सेकंड और थर्ड सही हुए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो इसमें याद रखिएगा, कुल मिलाकर के 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है 2021 के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। अभी 21 राज्यों से हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश से भी कुछ बच्चों को ये पुरस्कार मिला है? तो हमें उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसको देख लेते हैं। बाकी 32 के 32 आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर 32 में से 5 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला। व्योम आहूजा उत्तर प्रदेश से हैं, इनको कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मिला है। कुंवर दिव्यांश सिंह को मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। चिराग भंसाली को मिला है, मोहम्मद शोएब को मिला है, मोहम्मद रफ़ी को मिला है। ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, जो ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है। इसके अलावा जो हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं। सवाल नंबर अगला। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान को शुरू किया गया? एक सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रहे 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो इस सवाल को हम पहले कर लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को, ऑप्शन सी। और ये दिया जाता है किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस दिवस को मनाना शुरू किया गया। पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था, तो ये 2008 से शुरू किया गया इसको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर। 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के द्वारा, ये मध्य प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है पंख अभियान को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। तो इसका आंसर होगा पंख अभियान। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। तो पंख की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसको हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। ये देखिए 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो पंख अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? किशोरी बालिकाओं को प्रोटेक्शन देना, यानी सुरक्षा उनकी, उनमें जागरूकता पैदा करना, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ हाइजीन से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। इतनी जानकारी काफ़ी है। सवाल पर आते हैं अगले। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। इसमें पूछ सकता है कि ये भारत नवाचार सूचकांक 2020 या ये इंडेक्स को जारी कौन करता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और इसका पहला संस्करण जो जारी हुआ था वर्ष 2019 में किया गया था, और ये दूसरा संस्करण है। क्वेश्चन आ सकता है। तो इंस्टीट्यूट, इसको जो इंस्टीट्यूट जारी करता है उसका नाम है IFC, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है ये। पहला स्टेटमेंट, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। बात सही है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक, याद रखिएगा, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है या टॉप पर रहा है ये। और उत्तरी पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में जो हिमाचल प्रदेश है इसको टॉप प्लेस मिला है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। उपर्युक्त सारी बातें सत्य हैं। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है? नागपुर में अवस्थित है ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। जो गोरेवाड़ा जू है, चिड़ियाघर है नागपुर में, इसी का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का एक कारक है? तो देखिए, जो जैव विविधता, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का एक कारक है? पहले समझेंगे जैव विविधता क्या होता है। किसी स्थान विशेष पर जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की अलग अलग किस्मों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। यानी वो जगह, किसी जगह को बोलने की यहाँ की जैव विविधता अधिक है, इसके बोलने का मतलब होता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो अलग अलग प्रजातियों के हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। वो हर तरह की प्रजाति आप कह सकते हैं, और हर तरह के पेड़ पौधे वहाँ हैं। ठीक, मान लीजिए कहीं पर एक ही जगह और मान लीजिए आम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो सारे पेड़ आम के ही हैं, तो यहाँ इसको नहीं बोलेंगे हम, जहाँ जैव विविधता इसको नहीं बोला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं बोला जाएगा अगर एक जैसे ही पेड़ हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के पेड़ हैं, नहीं। जैव विविधता के लिए अलग अलग प्रजातियाँ, बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ जानवर एक ही जगह पर हैं, तो जैव विविधता कहलाती है। तो ये जैव विविधता कहाँ दिखाई देती है हमें? भाई जैव विविधता कहाँ मिलेगी? जंगलों में मिलेगी, फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक, फॉरेस्ट में मिलेगी, हमें जंगलों में मिलेगी। मान लीजिए अगर ऐसी जगहों पर जहाँ जैव विविधता पाई जाती है वहाँ पर पोल्यूशन होने लगा, तो बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उस पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इस पोल्यूशन की वजह से भी जाहिर है कमी आएगी ही जैव विविधता में। धीरे धीरे मरने लगेंगे वो प्लांट्स और वो एनिमल्स जो इस प्रदूषण को सहन नहीं कर पाएंगे। वो किसी तरह का भी पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। अगर मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, यहाँ जैव विविधता अधिक है, और इन जंगलों की हम कटाई कर दें, तो जंगलों की कटाई करने से क्या होगा? एक तो पेड़ पौधे ख़त्म। ठीक, पेड़ पौधे ख़त्म तो जैव विविधता का एक हिस्सा ख़त्म। और जब जो जिसमें जानवर रहते हैं इस जंगल में, वो जानवर कहाँ सर्वाइव करेंगे? वो भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म। तो ये क्या है, वनों की कटाई करने से भी क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है एक और, जैसे अभी एक ग्लोबल वार्मिंग है, निरंतर जो तापमान बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, उससे भी इफेक्ट होता है। अगर संसाधन जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेस को हम जो है ज़्यादा उनका इस्तेमाल करने लगे, ज़्यादा दोहन करने लगे, तो ये एक कारक हो सकता है। 4 कारक होंगे इसके। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा इसमें जो वनों की कटाई है, डिफॉरेस्टेशन, और ग्लोबल वार्मिंग है, और संसाधनों का अधिक दोहन। तो इसमें ए और बी दोनों इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर होता क्या है? जो घनी आबादी वाले, जो ज़्यादा आबादी वाले शहर होते हैं, जो जगहें होती हैं,
वहाँ क्या किया जाता है, या जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं। अब जानते हैं घनी आबादी में क्या होगा, जो सड़कें होती हैं, सड़कें बहुत चलती हैं और उनसे नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो ऐसा क्या किया जाता है, ये जो सड़कें होती हैं, इन सड़कों के किनारों पर जो है पेड़ लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप जाते होंगे, हाईवे से गुजरते होंगे, या अपने शहरों की जब आप सड़कों से गुजरते हैं, तो आपने देखा है सड़कों के किनारों पर पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आते हैं। एक लाइन से पेड़ चलते चले जाते हैं पैरेलली उस सड़क के। तो ये जो पेड़ लगाए जाते हैं, इन वाहनों से निकलने वाला जो ध्वनि प्रदूषण है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनको लगाया जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण को, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने की एक टेक्निक है। और पैरेलल ही, सड़कों के पैरेलल ही पेड़ों की जो लेयर्स हैं, इनको ही हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। पेड़ों को बोला जाता है, ये टर्म यूज़ करता है। तो ग्रीन मफलर क्या है, ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको, या शोर को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? डस्ट का जो पोल्यूशन होता है, इससे कौन सा पेड़ रोकथाम करता है? एक वृक्ष है सीता अशोक का जो पेड़ होता है, ये धूल प्रदूषण को रोकने में काफ़ी कारगर होता है, सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिससे ध्वनि प्रदूषण या नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होती है? जो जेट इंजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जेट इंजन, इनकी जो जब ये चलते हैं तो ये जो एयर को काटते हैं, तो इनकी साउंड या इनकी जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा होती है। तो 120 dB। जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं, अगर आप बात करें किसकी, म्यूज़िक बैंड जो होते हैं, वो 100 dB तक की जो नॉइज़ है ये प्रोड्यूस करते हैं। निर्वाचन वाली जो सभाएं होती हैं, उनमें जो माइक के थ्रू भाषण वगैरह चलते हैं, वो 90 dB तक का शोर उत्पन्न करते हैं। और जो ट्रक वगैरह चलते हैं वो 80 dB का प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, ये हैं जेट इंजन, या कह सकते हैं इसको क्या होते हैं, जेट विमान। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो जैव अवघटन हेतु सबसे ज़्यादा समय लेता है? भाई मृत्यु के बाद में जो प्लांट्स हैं और पेड़ पौधे हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको क्या करते हैं, जो फंजाई और जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं, खाना शुरू करते हैं। एक तरीके से छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना शुरू करते हैं। तो इसमें से अगर इस पर अप्लाई किया जाए इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, तो इसमें जो ऑप्शन हड्डी है या बोन्स है, इसको जो एक तरीके से इसका अपघटन करने में इनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, तो ये होगा बोन्स, हड्डियों को। मानव गतिविधियों से निर्मित जो परिवर्तित पर्यावरण होता है, तो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होता है, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया होता है, वो क्या कहलाता है? इसको हमने बताया है, इसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, वो नदी कौन सी है जिस पर कोटेश्वर डैम बना हुआ है? कोटेश्वर बांध निर्मित किया हुआ है, और इस बांध को बनाया गया है भागीरथी नदी पर। सिंचाई की किस विधि से सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती? कौन सा इरिगेशन मेथड ऐसा है जिसमें पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है? ये मेथड होता है जो ड्रिप इरिगेशन है। इस मेथड से जो है बहुत कम पानी खर्च होता है। सवाल कहाँ है? जो ड्रिप इरिगेशन होती है, इस टेक्निक का इस्तेमाल पहले कहाँ किया गया था, आविष्कार कह सकते हैं इजराइल कंट्री ने किया था, जिसमें अनावश्यक जो पानी है उसकी बर्बादी से बचा जा सकता है। इसमें एक बूंद करके जो है फसलों पर छिड़के जाते हैं या पानी दिया जाता है उनको। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? मतलब यहाँ बताना है कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करें भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की, तो भारत की जो विशाल मैदान है उनमें एक मिट्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और ये जानते हैं, जो ये वाली मिट्टी तैयार होती है वो नदियों के द्वारा जो अपरदित पदार्थ होते हैं उसमें, ये नदियों के अपरदन से निर्मित होती है ये मिट्टी। तो आप कह सकते हैं कि ये मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होने वाली मिट्टी होती है, जलोढ़ या एलुवियल सॉइल। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? रेगूर मिट्टी, रेगूर सॉइल बताना है ये कहाँ पर है।
और इस मिट्टी का दूसरा नाम भी पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। रेगूर मिट्टी हम बोलते हैं। ये जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा यही मिट्टी मिलती है। रेगोर मिट्टी का जो सेकंड नेम होता है, इसको आप जानते हैं, ये होती है हमारी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। इस मिट्टी की खास बात यह है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसके बाद में जो मिट्टी तैयार होती है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के पश्चात ही तैयार होती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस तरह की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसमें जो है जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें खुद ही दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी को भी, इस खेत को अभी जोता गया है। तो इसको हम स्वतः जुताई करने वाली या स्वतः जुताई होने वाली मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ब्लैक सॉइल या रेगूर महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है या सेल्फ प्लग्ड सॉइल कौन सी है? अभी जस्ट हमने बात की ही थी। ये मिट्टी है रेगूर मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल की, जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑप्शन में चेक करो ब्लैक सॉइल है क्या कहीं? ब्लैक कॉटन सॉइल। बात एक ही है, कपासी मिट्टी इसको बोला जाता है और ये मिट्टी होती है काली, तो इसको कपास की काली मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल कह सकते हैं। जो आपका सलाइन वाटर होता है, लवणीय जल होता है, इसमें उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे वाटर जो जिनकी सैलिनिटी हाई होती है, हाई सैलिनिटी वाले जो वाटर होते हैं, या आप कह सकते हैं जिनका जो पानी ज़्यादा खारा होता है, ऐसी जगह पर जो प्लांट्स उगते हैं वो हैलोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सी श्रेणी ऐसी है जो यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? जो कैमूर की पहाड़ियां हैं यही हैं क्या? कैमूर की पहाड़ियां यही हैं क्या? डिवाइड करती हैं किसको? यमुना और सोन के पानी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? और इस प्रकार से वो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदी है कावेरी नदी। ऑप्शन ए कावेरी नदी। मगरमच्छ तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा सकता है इन नदियों में, या कहाँ किया जाता रहा है? तो देखिए जो चंबल नदी और जो सोन नदी हैं, ये किसके लिए फेमस हैं? ये नदियाँ ये मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट है। अमृतसर की जो संधि हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? जो अमृतसर की संधि हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में। तो हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी ये संधि, जिसे हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि की जो इम्पॉर्टेंट शर्तें थीं वो ये थी कि सतलज नदी जो है, इसको 2 राज्य जो थे, 2 स्टेट, उनके बीच में बाउंड्री माना गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें 2 राजधानियाँ थीं। अगर हम बात करें इसकी, तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो थी लाहौर, और जो धार्मिक कैपिटल थी वो थी अमृतसर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना जो थी 1599 में 1599 में हुई थी। उस वक्त भारत में मुग़ल वंश का शासन था। मुग़ल वंश में भी जो अकबर था, अकबर का रूल चल रहा था 1556 से लेकर के 1605, यानी ये टाइम पीरियड इस बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में भारत आया था और सबसे अंत में गया? इस सवाल का मतलब ये है, जो हमने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था आपसे, उसमें सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में बाकी यूरोपियंस आए थे। तो सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, लेकिन सबसे बाद में कौन गए? सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अंतिम रूप में जो आए थे उनको पूछा है। एक सवाल वो भी है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे सबसे पहले कौन आए, तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली, के बाद डच, के बाद अंग्रेज, के बाद डैन, और लास्ट में अंत में आए थे फ्रांसीसी। इसमें पूछा है व्यापारी के रूप में सबसे अंत में जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे हमारे देश में। ऑप्शन सी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय ये सवाल हो चुका है।
पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? इसको हमने डिस्कस भी किया था। जो पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रिगेंजा कैथरीन से जो है चार्ल्स द्वितीय का विवाह करवाया गया था। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य वैवाहिक संबंध बनाए गए थे, जिसमें क्या हुआ, जो पुर्तगालियों ने 1661 में इंग्लैंड के राजा के द्वारा जो है पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पर जो बम्बई था वो दहेज के रूप में दिया गया, और 1668 में चार्ल्स ने बम्बई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से लीज पर किराए पर दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है किससे? देखिए, अगर हम बात करें 1505 में जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन करके आया था। इसने जो हिंद महासागर है इसमें प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, नीला जल योजना जिसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हुगली रिवर को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जो पुर्तगाली लोग थे वो सबसे ज़्यादा इसी नदी से ज़्यादा लूटमार किया करते थे। सवाल नंबर अगला देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, ये कॉन्सेप्ट जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा इनमें से किस में निहित है? अब जानते हैं हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंग 3 पिलर हैं इम्पॉर्टेंट, वो है देश की कार्यपालिका, दूसरी देश की विधानपालिका और तीसरा देश की न्यायपालिका। और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है दोनों से, किन किन से? विधानपालिका से भी, और साथ ही यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से बिल्कुल सेपरेटली काम करती है, इंडिपेंडेंट काम करती है। तो ये क्या है? कार्यपालिका तथा विधायिका या विधानपालिका कह लीजिए। तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये है इसका सही आंसर। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? जो लिखित संविधान है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो अमेरिका यानी यूएसए में इसका डेवलपमेंट हुआ था। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन, देखिए, जिसमें संशोधन नहीं होता है या किस तरह से होता है? जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बताना है आपको, उसका फीचर क्या होता है? तो इसमें याद रखेंगे, इसमें ऐसा संविधान जिसमें संशोधन के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस अपनाए जाते हैं, यानी उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, और संशोधन करना इतनी जल्दी संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी उसको हम बोलते हैं कठोर संविधान। ऐसा संविधान जिसमें जल्दी अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो वो कठोर संविधान की होती हैं। जैसे अमेरिका के संविधान एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान। कठोर इस मामले में है कि उसमें ज़्यादा संशोधन नहीं हुए हैं अभी तक। और अगर हम अपने देश के संविधान को देखें तो हमारा देश कठोर संविधान नहीं है, रिजिड नहीं है। आप देख रहे हैं कि 100 से ऊपर अमेंडमेंट यानी बदलाव किए जा चुके हैं हमारे संविधान में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब इसको बताना है आपको, जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसके बारे में स्टेटमेंट। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन अब एक कानूनी अधिकार है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले हुआ करता था। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें सन्निविष्ट नहीं है? तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है हमें देखने को मिलता है? तो इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की इसमें बात नहीं की गई है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला मंत्रिमंडल बना उसके कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा गया? इसका आंसर होगा जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था उसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। इसके तहत जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, और इसमें गवर्नर जनरल का जो नाम था वो चेंज करके भारत का वायसराय किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। तो इसमें जो इसी को हम बोलते हैं महारानी की घोषणा पत्र, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस स्तर से अधिक
की जो ध्वनि है वो हानिकारक ध्वनि या ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, जो 80 डेसिबल का जो शोर होता है उसमें लगातार कॉन्टीन्यूसली बैठना या उसको सुनना, ये हमारे कानों के लिए या हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। 80 डीबी का, अगर इससे ऊपर चले जाएंगे तो जो हमारे कान या हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो 90 डीबी का शोर होता है। ठीक है, वो सीमा है हमारी इसको बर्दाश्त करने की। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि बताइए जो चेंज नहीं होती। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, जब भी एक तरंग दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में चेंज नहीं होता। वायुमंडल में बादल का तैरना किसके कारण होता है? ऐसा होता है, एक प्रॉपर्टी है श्यानता जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी की वजह से जो है बादल तैरते हैं वायुमंडल में। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरने की प्रवृत्ति का जो कारण है वो क्या होता है? एक बूंद आपने ड्रॉप देखी होगी, जैसे एक बूंद बन जाती है पानी की गिरकर, तो वो क्या करती है, एक ही जगह सिकुड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, बहुत कम जगह में वो आपको बूंद दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल होता है सरफेस टेंशन का या पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, जो जल का घनत्व है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, किस केल्विन स्केल पर होता है? इस सवाल को दूसरी तरह से पूछा भी जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस की वजह से ये अलग हो गया है। जल का घनत्व, अगर हम इस वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर करते हैं वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान अगर होता है तो इसका घनत्व जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो ये होता है 277 केल्विन पर। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या चेंजेस होते हैं? तो जब बर्फ़ जो है पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे डिक्रीज़। नेक्स्ट देखिए, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन के लिए किया जाता है? चलिए हम बात करेंगे रिंगेलमैन स्केल जो होता है ये फोग यानी कोहरे की डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके इक्विवेलेंट होता है? जो 1 कार्बन क्रेडिट होता है वो होता है 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित होता है ये। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है बताना है। जहाज़ की चाल को जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं? इस सवाल में अगर हम देखें, जो समय मापन की इकाई है, जो यहाँ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट मेजरिंग टाइम, ये गलत है। एक्चुअली ये बोल रहा है जो प्रकाश वर्ष है वो समय मापन की इकाई है, जबकि ऐसा नहीं है, ये डिस्टेंस की होती है। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है क्या? लाइट ईयर। तो यही क्या है? गलत है। माप की कौन सी ऐसी इकाई है जिसको 0.39 से अगर गुणा कर दें तो वो इंच में बदल जाती है? तो अगर हम सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करते हैं तो हमें इंच मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा की इकाई है, ये एनर्जी की इकाई होती है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 2022 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है इसको प्रथम स्थान मिला है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो कि यूएसए की है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ये दोनों क्या एक तरीके से सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने विस्तार योजना के तहत 3 देशों को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। इन तीनों देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और बांग्लादेश, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये 3 कंट्री हैं, लेकिन इनमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। तो ये हुए हमारे 50 क्वेश्चंस आज के। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट्स में।